Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today I am here for discussing on a very important topic which is known as most important question on RCC. This video is very important for those students who have enrolled in diploma and BTech courses. तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने आज देखने को मिल रहे हैं शॉर्ट नोट्स, फिर से न्यूमेरिकल और लॉन्ग टाइप, तीनों टाइप के हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सभी क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं, इन सभी क्वेश्चन को जो हमने एक कैप्सूल के तौर पर आपको दिया हुआ है, कुछ 20 क्वेश्चन के आसपास में है ये, तो 60 से 70 मार्क्स आप इजीली कैरी कर सकते हैं अपने फाइनल एग्ज़ाम में। और क्वेश्चन बहुत हार्ड भी नहीं है। जो लोग हमसे पढ़े हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एग्ज़ाम देने के बाद उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस क्वेश्चन के मदद से। क्योंकि पूरे सेमेस्टर हम क्या पढ़ते हैं और कितना याद रखें एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला बात होता है कि कितना कुछ हम पढ़ें और को क्या हम ऐसा पढ़ें कि वो ही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आए। तो हमने जो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए एनालिसिस करके जो हम आपके सामने लाए हुए हैं, इसको एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम तो लगा। तो टाइम लगने के बाद जो हमने क्वेश्चन आपके सामने ये लाए हुए हैं, इसी क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, क्वेश्चन आपको जो आप पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पिछले 2-3 बार से देखा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव वहाँ से नहीं दे रहा है। ऑब्जेक्टिव नहीं देगा तो मतलब आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में देगा कि शॉर्ट नोट्स लिखिए इन पर। तो शॉर्ट नोट्स जो लिखने होते हैं तो उनसे हमने कुछ यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। इतने सारे शॉर्ट नोट्स अगर कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे। इसके बाहर हो सकता है कि कुछ एक आध क्वेश्चन और आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने सेट नहीं किया है, तो हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी में से आएंगे इतना ज़रूर कर सकते हैं। फर्स्ट वन है टाइप ऑफ सेक्शन। सेक्शन के टाइप्स बताने हैं। देखिए, आरसीसी में सेक्शन जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका बैलेंस सेक्शन, दूसरा होता है अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, तीसरा होता है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। देखिए, इसके डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज़रूर देख लें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये 3 तरह के सेक्शन होते हैं। इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, हमारा एक अलग से वीडियो है इसका, उस पर हमने बनाया हुआ है, आप वो ज़रूर देख लें। दूसरा है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है? तो जो हमारे पास में बीम होता है, इस बीम में ये टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है, तो कंप्रेशन एज से वह डिस्टेंस जहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको XU से डिनोट करते हैं। और दूसरे टाइप क्या आता है? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो XU और XU लिमिटेड ये दोनों ही पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी पूछ सकता है और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी पूछ सकता है। इसके लिए भी हमारा एक स्पेशल वीडियो है इस पर डेडिकेटेड, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी दे दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? तो किसी भी बीम के मोमेंट को लोड कैरी करने की इसकी कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी कि वो बीम कितना लोड कैरी कर सकता है, उसको कहा जाता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। और इसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग कंडीशन के लिए इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो उसको कहा जाता है आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। सिंगली में है तो अलग फार्मूला होगा। इट इज़ द कॉम्बिनेशन, इट इज़ द मल्टी प्रोडक्ट ऑफ होता है आइदर कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, आइदर टेंसाइल फोर्स इनटू में लीवर आर्म। ठीक है, डिटेल्स वीडियो इसका भी अवेलेबल है। डिटेल्स वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको जरूर देख के अपना डाउट क्लियर कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी चीज़ में भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, पूरी कोशिश करेंगे आपकी सहायता की जाए। फाइनल एग्जाम में जाने से पहले आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा कि क्या हम पढ़े थे। और देखिए, 26 नंबर लाना, 26 नंबर पास आउट होता है, आई थिंक कहीं 30 भी होता है, तो ये लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 2 क्वेश्चन डिजाइन का करके चले जाइए, आपको इतना मार्क्स आ जाएंगे। एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का डिजाइन का आता है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसका, जो कि फुटिंग से है, वो उसके लिए भी हम आपको एक डिटेल्स वीडियो बनाए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक सबका दिया हुआ है, आप जरूर देख लें, एक वीडियो का सब कुछ डिस्क्रिप्शन वाला लिंक। ठीक है, और फिर भी अगर कहीं आपको परेशानी आ रही है तो हमें मैसेज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहाँ आपको परेशानी आ रही है। ठीक है,
नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग डबली रिइंफोर्स बीम। डबली रिइंफोर्स बीम हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं। कहा जाता है कि डबली रिइंफोर्स बीम प्रोवाइड करने के लिए कंडीशन जो होता है, जितना आपके पास में बेंडिंग मोमेंट है बीम का एग्जिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट, अगर एग्जिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट लेस देन है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से या फिर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से, तो इस कंडीशन में हम लोग सिंगली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में सिंगली प्रोवाइड करते हैं। बेंडिंग मोमेंट हो गया रेजिस्टिंग, मतलब कि बीम का जो एक्चुअल कैपेसिटी है, बीम मतलब कि अगर लोड बेंडिंग मोमेंट अगर कैरी कर सकता है 500 और हमारे पास में मैक्सिमम कैपेसिटी बीम की है 700 कैरी करने की, तो इस कंडीशन में सिंगली प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब बेंडिंग मोमेंट एक्सीड कर जाएगा यानी बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर हो जाएगा MU लिमिटेड से, इस कंडीशन में हम लोग को डबली प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि बेंडिंग मोमेंट है 500 की वैल्यू और लिमिटिंग है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो प्रोवाइड उसको कैरी करने की जो कैपेसिटी है 500 से अगर कम होगा, ऐसा कंडीशन होगा तो वहाँ पर हमको डबली प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये नेसेसिटी होता है, मतलब ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम लोड को कैरी करने के लिए हमें जो है डबली रिइंफोर्स बीम प्रोवाइड करना पड़ता है। कंप्रेशन में भी रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है, नहीं तो बीम ऑलरेडी कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है तो बीम में कंप्रेशन में रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस को टाउ BD से डिनोट करते हैं और ये टेबल से फाइंड किया जाता है। IS 456 में दिया हुआ है टेबल, पेज नंबर 43 पे आप जा करके देख लें कि BD की वैल्यू कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रहे BD कैलकुलेट करने के लिए जब बार्स 250 हो यानी माइल्ड स्टील हो तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते वो कंप्रेशन में नहीं होना चाहिए। अगर बार्स कंप्रेशन में होगा तो 1.25 का मल्टीप्लाई करना होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लें, अगर पूछा एग्जाम्पल के लिए M20 के लिए कहा, M20 Fe 415 के लिए कहेगा कि आप बॉन्ड स्ट्रेस निकालें, टाउ BD निकालें, तो क्या करेंगे, टेबल जाके देखेंगे पेज नंबर 43 पे M20 के लिए टाउ BD की वैल्यू दिया होगा 1.2 और Fe 415 है तो टेंशन में हो जाता है, टेंशन होने की वजह से इसकी वैल्यू आ जाती है 1.6, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड BD की वैल्यू। लेकिन यही बार्स अगर बोल दें कि ये कंप्रेशन में भी है, यह कंप्रेशन में भी है, अगर ऐसा बोल दिया जाए तब इसमें आपको और भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25% एक्सीड करना पड़ेगा 1.25 के लिए, अदरवाइज ये 25% एक्स्ट्रा हम लोग नहीं करेंगे। ध्यान रहे कि 250 के केस में मल्टीप्लाई नहीं होता है, 250 के आगे कुछ भी रहेगा तो 1.6 का मल्टीप्लाई वहाँ पर हो जाता है। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो बॉन्ड स्ट्रेस के बाद है नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ होता है क्या है कि जो हमारे पास में कॉलम है, कॉलम को बीम से कनेक्ट करने के लिए जो हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो बीम के सरफेस तक ही नहीं रहता है, वो बीम में आगे पेनेट्रेट करता है, वो एंटर करता है बीम में भी। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उसको जो बॉन्ड इसके बीच में बननी है उस बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो जितना लेंथ रिक्वायर्ड होता है इम्बेडेड होने के लिए कॉलम में, बीम से कॉलम में रिक्वायर्ड लेंथ जितना होता है इसी लेंथ को हम लोग डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं करते हैं, इसमें कुछ अगर हुक लगा देते हैं इसकी एंकरेज को फिक्स करने के लिए, तो ये लेंथ हमारा कहलाता है एंकरेज लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला बनता है LD 0.87 FY इंटू डायमीटर ऑफ बार्स डिवाइड बाई 4 टाउ BD हो जाता है। यहाँ से हम लोग डेवलपमेंट लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। और जो एंकरेज लेंथ है, एंकरेज लेंथ बन जाता है आपका प्रत्येक 45 डिग्री बेंड के लिए 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो ये होता है आपका एंकरेज लेंथ की वैल्यू। तो ये थे आपका डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज लेंथ से। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड हुक के लिए कितना एंकरेज लेंथ होगा। देखिए ये स्टैंडर्ड हुक है, मान लीजिए ये आपके पास में इतनी सारी ये डेवलपमेंट लेंथ हो गया और यहाँ से ये जो लेंथ बनेगा यहाँ तक का, ये बन गया आपका एंकरेज लेंथ। तो इसकी जो लेंथ आएगी, देखिए 180 डिग्री है, 45 डिग्री के लिए 4 डाया है, तो 180 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा 16 डाया। ठीक है, 180 डिग्री के लिए इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाए 16 डाया, यानी कि 16 टाइम्स जो डायमीटर होगा इसका उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका लेंथ निकलेगा एंकरेज के लिए। तो स्टैंडर्ड हुक के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूरी संभावना है पूछने की। देखिए सिलेबस चेंज होने के बाद RCC का यह फर्स्ट एग्जाम है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही बेसिक पूछे जाएंगे और ज़्यादा डिटेल्स में आपको इसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं जो आपको कैप्सूल क्वेश्चन तैयार करके दिया हूँ, अगर इतना आप कर लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप 60 से 70 नंबर जरूर ला सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो ये थे आपके डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज लेंथ। नेक्स्ट है शियर इन्फोर्समेंट। शियर इन्फोर्समेंट को कैसे प्रोवाइड करेंगे, शियर इन्फोर्समेंट होता क्या है, तो देखिए बीम में
ये जैसे बीम का डायग्राम अगर बनाना चाहें, देखिए बीम होता है, इसमें हम लोग रीइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल प्रोवाइड करते हैं। इस रीइंफोर्समेंट के पोजीशन को फिक्स करने के लिए इसमें हम जो स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं, इसी स्टीरप को कहा जाता है शियर रीइंफोर्समेंट। ये स्टीरप 3 फॉर्म में होते हैं, वर्टिकल, इंक्लाइंड और एक वर्टिकल में होगा, एक इंक्लाइंड में होगा, एक जो होगा बेंट अप बार के फॉर्म में होगा। तो 3 तरह से स्टीरप को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको हम लोग रिंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टीरप्स 2 लेग होता है, 4 लेग होता है, 6 लेग होता है, 8 लेग होता है। तो जितने भी तरह के स्टीरप आप जानते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, स्टीरप जैसे कि जो रिंग्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिंग यहाँ पे हुआ, तो यहाँ से कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, इसको कहेंगे हम लोग 2 लेग्ड स्टीरप। ठीक है, तो ये स्टीरप यहाँ जो प्रोवाइड करता है, इस स्टीरप को ही कहा जाता है क्या, शियर रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है आपका सिलेंडरनेस रेशियो। देखिए कॉलम में सिलेंडरनेस रेशियो डिफाइन करते हैं। ये होता है क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं, ये होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ये जो रेशियो होता है इसी को हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। और इस रेशियो से ये पता चलता है कि कोई भी कॉलम शॉर्ट है कि लॉन्ग है। ठीक है, अगर आपका वैल्यू जो है 12 के आसपास रहता है, 12 से कम रहता है तो शॉर्ट कॉलम, 12 ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग कॉलम। इस पे इसको डिफाइन करते हैं सिलेंडरनेस रेशियो पे। ठीक है, नेक्स्ट है प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है कि जो कंक्रीट को बनाने से पहले अगर स्ट्रेस लगाते हैं प्री टेंशनिंग हो गया, बनने के बाद लगाते हैं तो पोस्ट टेंशनिंग हो गया। देखिए इस सब पे भी हमारे डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देख लें उसको, यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो क्या होता है, तो देखिए मॉडुलर रेशियो को एम से डिनोट करते हैं, WSM में यूज होने वाली चीज़ है। ये रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इस रेशियो को मॉडुलर रेशियो कहते हैं। ठीक है, और भी एक दूसरा भी इसका फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CB होता है, 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC होता है। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है सिग्मा CBC को का मतलब होता है, ये वैल्यू यहाँ पर दी रहती है, यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मॉडुलर रेशियो कहलाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम। लॉन्ग कॉलम क्या होता है, शॉर्ट कॉलम क्या होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि लॉन्ग कॉलम कहते हैं किसको हैं, और ये फेल जो होता है लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होता है, शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होता है। तो ये सब पॉइंट जो है इसको आप जरूर देख करके जाए यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। क्या होता है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को डिफाइन करते हैं। इसका जो डायमेंशन होता है, देखिए स्लैब का डायमेंशन मान लीजिए कि ये 3 मीटर का हो गया और ये 2 मीटर का हो गया। अब पूछेगा कि ये स्लैब का कौन सा टाइप है, वन वे है कि टू वे है, तो पहले हम इसका L/B रेशियो चेक करते हैं, जिसको एक्सपेक्ट रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सपेक्ट रेशियो के नाम से जानते हैं। अगर 2 से अगर कम आता है तो 2 वे हो जाएगा, 2 से ग्रेटर आता है तो ये वन वे स्लैब हो जाता है। इसका डिटेल्स वीडियो है हमारे पास में, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके बीच का डिफरेंस जरूर करके जाएँ। ठीक है, कम से कम 7 से 8 पॉइंट डिफरेंस है इसके, वो डिफरेंस जरूर करके जाए। डिफरेंस वाला वीडियो जरूर देख लें। यहाँ डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमें और भी इसमें टॉपिक को कवर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैं कि टेंडन्स क्या होते हैं। टेंडन्स देखिए होते क्या हैं, जो प्री स्ट्रेस में जो बार्स यूज किए जाते हैं, प्री स्ट्रेस में स्ट्रेस देने के लिए बार्स जो यूज किए जाते हैं उसी को हम लोग टेंडन्स बोलते हैं। वो स्पेशल टाइप के बार्स यूज होते हैं, उसमें स्ट्रैंड्स और टेंडन्स दो वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, जो स्टैंड्स होते हैं ग्रुप ऑफ वायर होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टैंड्स को ही हम लोग टेंडन्स कहते हैं। उसकी टेंसाइल कैपेसिटी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है, उसकी डेंसिटी होती है सॉरी। तो वो बहुत ज़्यादा उसकी टेंसाइल कैपेसिटी होती है, और उस पर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो लोड को कैरी करता है, लोड एनर्जी को स्टोर करके रखता है उसमें। विदाउट इंटरमीडिएट कॉलम लार्जर स्पैन के लिए हम लोग प्री स्ट्रेस या पोस्ट टेंशन का जो कंसेप्ट है उसको यूज करते हैं, तो इस चीज़ में वो क्या आती है, यूज में आती है। नेक्स्ट है डॉग लेग स्टेयर। डॉग स्टेयर से ये पार्ट जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली घरों में जो यूज होने वाला सीढ़ी का जो टाइप्स है वो डॉग लेग ही होता है, तो वहाँ से ये चीज़ें आपको पूछ ली जाती है डॉग लेग होता क्या है। तो आप इसका डायग्राम देख लें। और स्टेयर्स के बारे में ये इतना कहेंगे कि आप इसके स्टेयर्स के जो पार्ट्स है, राइजर क्या है, ट्रेड क्या है, ब्लास्टर क्या होता है, नेवल पोस्ट क्या होता है, नॉइज क्या होता है, स्कोटिया क्या होता है, तो इस सब का वाला आप पार्ट जरूर देख कर जाए, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो शॉर्ट नोट्स में इतना ही, और शॉर्ट नोट्स अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं, ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं जरूर, कि शॉर्ट नोट्स के लिए इतना आपका सफिशिएंट है। राइट ए शॉर्ट नोट, जो टाइप ऑफ सेक्शन, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, लीवर आर्म, नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग, जितना भी है इतना सफिशिएंट है। इतना आप अगर आप कर लेते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं शॉर्ट नोट से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दूसरा टॉपिक जो कि आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल के बाद आएंगे हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे। न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा नहीं करना है, 5 या 6 टाइप्स का न्यूमेरिकल आप कर लीजिए तो उतना ही आप सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है,
न्यूमेरिकल सबसे पहले तो आप कर लें ये मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है सिंगली का, डबली का और टी बीम का। सिंगली, डबली और टी बीम में 3 केसेज हैं, उन सब का करके ज़रूर जाना है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, उन सभी को आपको करके ज़रूर जाना है, क्योंकि वहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, कम से कम 8 मार्क्स के। 8 मार्क्स ये फिक्स हैं इसके लिए, ठीक है। सिंगली के लिए, डबली के लिए और टी बीम तीनों के लिए जरूर देख करके जाएं। डिजाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम यहाँ से जरूर करके जाएं, मे बी ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका। 2 केस होते हैं, एक में बेंडिंग मोमेंट दिया रहेगा, एक में साइज ऑफ बीम दिया रहेगा, तो दोनों केस इसका करके जाना है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्सयू एंड एक्सयू लिमिटेड दोनों का क्वेश्चन आपको बना करके जाना है। एक्सयू लिमिटेड फॉर्मूला पर बेस्ड है, बैलेंस सेक्शन के लिए होता है। देखिए यहाँ पर एक और वर्ड पूछेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी पूछेगा, और बैलेंस सेक्शन के लिए भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछेगा। जब पूछेगा बैलेंस सेक्शन के लिए तब आपको फॉर्मूला यूज करना है, MU लिमिटेड बराबर क्यू एफ सी के BD स्क्वायर, जहाँ क्यू की वैल्यू चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है। तो इसके वजह से ये चेंज होता है और वहाँ से इस वैल्यू को कैलकुलेट आपको कर लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है, आप जरूर से जरूर देख लें। देखिए यहाँ से किसी क्वेश्चन को अगर आप मिस करते हैं तो मान के चलिए आप 8 नंबर छोड़ के जा रहे हैं, 8 नंबर कम से कम छोड़ के जा रहे हैं, ये गारंटी के मैं साथ कह सकता हूँ। एक क्वेश्चन शियर इन्फोर्समेंट से जरूर रहेगा, कॉलम से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, डिजाइन इसका जरूर करके जाएँ। कॉलम के डिजाइन का भी वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी दे दिया हुआ है, आप उसको जरूर देख लें। एग्जाम से 2 दिन पहले भी अगर आप ये सारे वीडियोस देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, अपने माइंड में बैठा लेते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ 70 नंबर से 60 से 70 के बीच में आप जरूर एग्जाम में आप कैरी कर सकते हैं। डिजाइन ऑफ 1 वे या 2 वे स्लैब मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपको ऑब्वियस सी बात है, या तो छज्जा का देखने को मिल जाए, या फिर बरामदा का देखने को मिल जाए, या फिर किसी रूम का देखने को मिल जाए, क्लासरूम का, ये क्वेश्चन जरूर यहाँ से रहने वाला है। डिजाइन ऑफ फुटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स, तो इसको रख करके जाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको जितना भी आप टिक लगा लें बहुत कम है, ये क्वेश्चन फिक्स है, आने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। मेरा डिटेल्स वीडियो इस पर है, जरूर देख करके जाएं उसको। 16 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो ये जरूर फुटिंग का क्वेश्चन जरूर करके जाएं यहाँ से, ठीक है। तो ये इतने हैं, आपको न्यूमेरिकल में बस इतना ही करना है। 6 या 7 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, इसको आप कर लीजिए, आपके लिए सफिशियंट इतना, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में कौन कौन से आते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज RCC का पढ़ के जाना है। मे भी आ सकता है कि ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से इसका रिलेशन है, तो यहाँ से इंट्रोडक्शन से अगर क्वेश्चन कुछ पूछता है तो आपको RCC और डिसएडवांटेज का ही, एडवांटेज डिसएडवांटेज ही पूछेगा RCC का। 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एजम्पशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी टिक लगा लें कम है, इसके लिए एजम्पशन 8 मार्क्स। एक बात और, कोड में एजम्पशन दिए हुए हैं, गलती से भी कोड वाला एजम्पशन नहीं छापें। आपको जो एजम्पशन जहाँ से भी पढ़े हुए हैं वो एजम्पशन वही लिखें, डायग्राम के साथ में उसको समझाने का कोशिश करेंगे। कोड वाला लिखने से एग्जामिनर को पता है, जो चेक करेगा कॉपी आपको, उसको पता है कि कोड का लैंग्वेज क्या है, उसको पता चल जाता है। तो कोड का लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं देगा, 0 नंबर दे देगा वहाँ पर। इसलिए कोड का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना है अगर आप आंसर का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं। आंसर अगर 2 पेज से 3 पेज में बढ़ाना चाहते हैं तब आप कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जो आप जानते हैं एजम्पशन वही लिखिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी से कि एजम्पशन जो भी लिखना है, कोड का वैल्यू डायरेक्ट नहीं छापना है, ठीक है। कोड में जो भी लिखा हुआ है आप अपना पहले व्यू देखिए कि क्या होता है, उसके बाद कोड वाला वैल्यू को आप वहाँ पर ऐड जरूर कर सकते हैं। WSM का भी सेम बात कहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। दोनों में से कोई एक पूछेगा, दोनों नहीं पूछ सकता है, पूछेगा तो दोनों भी पूछ सकता है। डिफरेंस बिटवीन LSM एंड WSM, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का ये भी आपसे पूछा जाएगा। 1 वे 2 वे के बीच में डिफरेंस, और प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्री टेंशनिंग जितना भी इसको टिक लगा ले कम है, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये जरूर पूछेगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग मेथड, ये साथ ही क्वेश्चन आ जाता है। अगर ये दोनों साथ में देगा तो 16 नंबर, और कोई एक देगा तो 8 नंबर से, ठीक है। नहीं तो कोई एक देगा तो 8 नंबर, तो दोनों क्वेश्चन साथ में आता है 16 मार्क्स का। नेक्स्ट है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लॉसेज इन प्री स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज इन प्री स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाएं। क्या इस कितने तरह के लॉस होते हैं, टोटल 4 तरह के लॉसेज भी अगर आप लिखते हैं तो आपको 8 नंबर जरूर मिल जाएंगे। लॉसेज फ्रिक्शन, लॉसेज इन इलास्टिसिटी वगैरह सब कुछ जितना भी है, ये आपको 4 तरह के क्वेश्चन, यहाँ पे 4 तरह के लॉसेज भी लिखेंगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टेयर अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग स्टेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं वो लिखना है। डॉगलेग होता है, स्पायरल होता है, सर्कुलर होता है, तो इस सब को आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है।
और एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आप आज ज़रूर कुछ सीखें तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारा मेहनताना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।